चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे और आप लोगों को एक फॉर्मूला अभी तक पढ़ाया गया है और वो फॉर्मूला क्या था? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। और केपी और केसी में रिलेशन क्या होता है? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। उसमें तीन केसेस था। अगर डेल्टा एन जी जीरो होगा तो केपी केसी बराबर होगा, अगर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर वाला सिंबल होगा, लेस वाला होगा तो लेस वाला सिंबल होगा, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो तो केपी लेस देन केसी हो जाएगा, है ना। और उसमें आपको एक और कंडीशन बताया गया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1/r के बराबर हो जाए या टेम्परेचर इज इक्वल टू 12.18 केल्विन हो जाए तो केपी केसी आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद आपको एक बताया गया था फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है कि नहीं। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन सा फैक्टर पे अफेक्ट होता है, पहले उसमें तीन फैक्टर आपको पढ़ा दी गई हैं। पहला क्या था बताइए? अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है, जिसको मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन बोला जाता था। और अगर आप कोई भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो क्या हो जाता है बताइए? पावर हो जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या था बताइए? मल्टीपल रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन को बहुत सारे रिएक्शन दिया गया है और उस रिएक्शन को अगर आप डायरेक्टली ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो शायद यही पढ़ाया गया था। और फोर्थ फैक्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो क्या है? टेम्परेचर, है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा बताइए, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1000 से ज्यादा है, अगर के का वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो कौन एक्सेस में होता है? प्रोडक्ट एक्सेस में होता है। मतलब रिएक्शन बताओ क्या ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो जाता है। अगर के की वैल्यू लेस देन 10⁻³ होता है तो उस केस में कौन एक्सेस में होता है? रिएक्टेंट एक्सेस में होता है। और रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, है कि नहीं। और अगर के की वैल्यू दोनों के बीच में होगा तो रिएक्टेंट भी होगा इक्विलिब्रियम पे और प्रोडक्ट भी होगा। तो शायद यहीं तक हम लोग पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो फोर्थ फैक्टर है भाई, वो टेम्परेचर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ है वो क्या है? टेम्परेचर है। तो इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें इसका कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर को चेंज करने से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। 1/T1 माइनस 1/T2, इसको बोलते हैं वन टफ इक्वेशन। क्या बोला जाता है? वन टफ इक्वेशन। आप लोग पढ़े होंगे सोल्यूशन चैप्टर में वन टफ फैक्टर, जिसको आई बोला जाता था, है ना। और ये इक्वेशन का क्या नाम है? वन टफ इक्वेशन। वन टफ इक्वेशन क्या होता है आप सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ में क्या है कि T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये K1 देखो, ये सेम फॉर्मूला आप लोग एक बार और पढ़े होंगे और वो आप पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? उसमें अर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग डिराइव करते थे। तो उसमें क्या फॉर्मूला होता था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसमें होता था log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ में फॉर्मूला हो जाता था 1/T1 माइनस 1/T2। समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ में ये K1 और K2 क्या था? रेट कांस्टेंट था। क्या था बोलिए? रेट कांस्टेंट था। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 था और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 था। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर वाला, वो T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। समझ पा रहे हैं ना भाई? ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें डेल्टा H आता है और इसमें डेल्टा E आता है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ में K1 K2 क्या है बताइए? रेट कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ में K1 K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। लगभग ये फॉर्मूला तो सेम ही है। अगर आप मुझे बताइए, यहाँ से अगर हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, बताइए ये इक्वेशन जो है, अगर T1 और T2 में एलसीएम ले लिया जाए तो इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज हीट। समझ पा रहे हैं ना? 2.303 R हो जाएगा। और बताइए यहाँ में T1 T2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? T1 इंटू T2 हो जाएगा, है कि नहीं। और T1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बताओ? T2 माइनस T1। तो यहाँ में ये जो फॉर्मूला है, यहाँ में बताइए K1 और K2 क्या है बताइए? T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और हम देखेंगे
कि टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है भाई, ये किस में यूज होता है? ये केमिकल काइनेटिक्स में यूज होता है। और यहाँ में जो K1 K2 लिखा गया है, देखिए ये आपको कहाँ पढ़ना होगा? केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, उसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ में जो K1 और K2 जो लिखा गया है, K1 और K2 वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आपका आंसर होगा रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस रिएक्शन में जो K1 और K2 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आपका आंसर होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने कुछ उतना पढ़ाया भी नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा ना? फॉर्मूला क्या है? log K2 by K1। अगर याद भी नहीं रहेगा तभी भी चलेगा, आपको लास्ट में एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो log फॉर्मूला क्या है? log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्लियर है ना भाई? थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फॉर्मूला को लिखता हूँ, बाद में आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये फाइनली फॉर्मूला है और मैं दो रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। एक तो रिएक्शन हमारा क्या है? एंडोथर्मिक है, और दूसरा कैसा है बोलिए? एक्सोथर्मिक है। और आप लोगों को मालूम है होता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है कि नहीं है? बताइए एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसकी समझ पा रहे होंगे आप लोग? देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों केस में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। दोनों केस में क्या कर रहे हैं? या रिएक्शन हमारा एक्सो हो या एंडो हो, दोनों में हमको क्या मानना है कि टेम्परेचर आपको बढ़ाना है। मतलब शुरुआत में टेम्परेचर T1 है तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर क्या हो गया? T2। तो आपको कंसीडर करना है कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। आप उल्टा भी मान सकते हैं, पहला मैं केस आपको बता रहा हूं, ठीक है? आपने क्या माना भाई कि अगर मान लो T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, इसका मतलब आपने क्या किया है? टेम्परेचर को बढ़ाया है। समझ पा रहे हैं ना भाई? सेम कंडीशन इसमें भी ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें भी हम बात करें कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा है, मतलब T2 ग्रेटर देन T1 है, मतलब आप दोनों केस में क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आपको देख रहे हैं कि दोनों रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है कि नहीं? तो आइए ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें भाई, ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग का, अगर कुछ भी डाउट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, ये काम का नहीं है। इससे जो रिजल्ट आ रहा है उसको आपको याद करना है, ठीक है? लेकिन रिजल्ट कैसे आएगा वो यहाँ से आपको दिखाना पड़ेगा। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ में क्या है? log K2 by K1। अच्छा आप बताइए, यहाँ में डेल्टा एच कैसा है? रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। 2.303 पॉजिटिव नंबर है और आर का वैल्यू क्या होता है? 0.0821। क्या होता है? 0.0821। अब मुझे बताओ ये जो ओवरऑल नंबर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये वाला नंबर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा आप बताइए, आप ऐसा माने हैं कि T2 और T1 में कौन बड़ा है? T2 बड़ा है। तो T2 माइनस T1, इस ये वाला नंबर भी कैसा हो जाएगा? बताइए पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई हो जाएगा ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा बताओ, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ओवरऑल कैसे हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो आप यहाँ में ऐसे लिख सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, log K2 by K1 का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। बोलो, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, K2 by K1 का वैल्यू क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अच्छा बताइए, आप लोग फॉर्मूला ये पढ़े होंगे। फॉर्मूला क्या है कि log A बाई बी क्या होता है? log A माइनस log B। ऐसे जानते होंगे ना भाई? log A बाई बी क्या होता है? log A माइनस log B, ठीक है? तो आप बताओ log K2 बाई K1 को आप क्या लिख सकते हैं? बताइए, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या यहाँ में आप लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना, मैं यहाँ में लिख रहा हूँ, ठीक है? तो बताओ log K2 बाई K1 को क्या लिख सकते हैं? log K2 माइनस log K1। क्या इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे बताइए? माइनस log K1 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? log K2 ग्रेटर देन log K1। अरे भाई ऐसे लिख सकते हैं ना? क्या अगर दोनों साइड से log को हटा दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे बताइए? K2 ग्रेटर देन K1। K2 K1 रेट कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आप सोच के देखो, T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 रहा होगा और T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ी या घट गई?
और भाई टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ी घट गई, बढ़ गई। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। रिएक्शन कैसा होना पड़ेगा? एंडोथर्मिक। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उल्टा सोचो, अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर को कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, तो आपको बोलना है कि टेम्परेचर को कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंजेस आएगा? आप बोलेंगे डिक्रीज हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? सेम यहाँ में ऊपर में देखिए भाई, यहाँ में जैसे यहाँ में देखो, अगर हम यहाँ में बात करें, फॉर्मूला को यूज करें तो log K2/K1 होगा। और डेल्टा एच बताइए कैसा है? नेगेटिव है। और ये नंबर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ में तो T2 ही बड़ा है, लेकिन ये नंबर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे बताओ, एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कैसा हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्या ऐसा कि log K2/K1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, 0 से कम होगी, निगेटिव होगा ना ऐसा। अब आप बताइए, क्या इसको आप कंटिन्यू आगे लिखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? log K2 माइनस log K1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अरे भाई लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको उधर भेजेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? log K2 लेस देन log K1, ऐसे लिखेंगे क्या? log से log हटाएंगे तो बताओ क्या होगा? K2 लेस देन K1। आप मुझे बताओ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई। क्या हो गई? बोलिए, कम हो गई। मतलब यहाँ में क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अरे भाई कौन सा रिएक्शन के लिए? मतलब आपने ये देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है। क्लियर है क्या? अगर मान लो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था भाई? आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ सकता है, कम हो सकता है। लेकिन याद रखना, एंडो के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन यहाँ में देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी बाद में कॉपी करना भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ में क्या हुआ था, हमने 4 फैक्टर पढ़ा था। कितने फैक्टर पढ़ा था? 4 फैक्टर। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई भी पार्टिकुलर गिवन रिएक्शन है, तो उसमें अगर आप ध्यान दीजिए, हमने कितना फैक्टर पढ़ा था? बोलिए भाई, 3 फैक्टर पढ़े थे। कितना फैक्टर पढ़े थे? 3। चौथा फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। क्या था? बोलिए, टेम्परेचर। ये तीनों फैक्टर में क्या था भाई? ये तीनों क्या कर रहा था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो चेंज ही कर रहा था। यहाँ में क्या था कि कोई भी ये रिएक्शन था भाई, ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिएक्शन था, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब क्या कर रहे थे? फर्स्ट फैक्टर में तो आपने यही करा है ना, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। क्या कर दिया है? अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो बताओ ये K की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? चेंज हो जाएगी ना, उल्टा हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। तो बताओ K चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दूसरा फैक्टर में आप क्या कर रहे थे? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पहले K था, अब K स्क्वायर होगा। दोनों वैल्यू चेंज हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तीसरा क्या कर रहे थे? रिएक्शन को ऐड कर रहे थे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां से भी K चेंज हो जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि तीनों केस में रिएक्शन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा था। अगर रिएक्शन को कुछ भी नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। आप रिएक्शन में कुछ कर रहे थे, या तो रिवर्स कर रहे थे, या तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, या तो आप ऐड कर रहे थे, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही थी। लेकिन टेम्परेचर में इतना दम है कि रिएक्शन को सेम रह के वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। इस केस में रिएक्शन चेंज नहीं हुआ। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? अरे भाई यही रिएक्शन है, और आप टेम्परेचर एक बार बढ़ाएंगे तो एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ सकता है। रिएक्शन होना पड़ेगा एंडोथर्मिक। एक बार आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो सकती है, और रिएक्शन होना चाहिए एक्सोथर्मिक। कहने का मतलब यह है कि इस केस में रिएक्शन को चेंज नहीं किया जा रहा है, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जा रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन ये तीनों फैक्टर में क्या हो रहा था? रिएक्शन चेंज करना पड़ रहा था। रिएक्शन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर में इतना दम है कि टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो यहां से एक बात निकल के आई
कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ना तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ना तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ना तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ना तो कैटालिस्ट पे, कुछ पे भी डिपेंड नहीं करता है। Kc एंड Kp ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई देखो, फॉर ए गिवन रिएक्शन, अगर रिएक्शन गिवन है तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकता है, लेकिन ये तीनों फैक्टर में आपको रिएक्शन चेंज करना पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, चारों फैक्टर में। तो अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं भाई, जैसे हम आगे पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ में तो दो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम आ रहा था, Kc और Kp, है कि नहीं। और आगे जाएंगे तो आपको Ka आएगा, Kb आएगा, Kw आएगा, KH आएगा, KSP आएगा, 5 टर्म्स आएंगे। समझ पा रहे हैं ना भाई। और ये पांचों टर्म सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होने वाला है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड होगा, टेम्परेचर पे। तो आपको याद रखना है और एक पॉइंट भी लिखना है कि Kp और Kc सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अच्छा, आपको याद भी रखना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कौन टेम्परेचर बढ़ाने से किसकी हेल्प होती है, मतलब एंडोथर्मी की हेल्प होती है कि एक्सोथर्मी की हेल्प होती है। तो आपका आंसर होगा एंडोथर्मी की हेल्प होती है, क्योंकि रिएक्शन कौन सा, मतलब देखिए, जैसे अगर मान लो भाई रिएक्शन कैसा है, एक है एंडोथर्मिक, कैसा है एंडोथर्मिक, दूसरा कैसा है एक्सोथर्मिक। समझ पा रहे हैं ना। एंडोथर्मिक का मतलब नेट हीट एब्जॉर्ब होता है कि रिलीज होता है, तो आंसर इज एब्जॉर्ब होता है। मान लो रिएक्टेंट था ए और उसने हीट लिया और क्या कर दिया भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हैं ना भाई। जैसे यहाँ में देखो, ए से प्रोडक्ट बना और यहाँ से कुछ हीट निकल गया। समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो इसको हमने कंटेनर में लिख लिया, मतलब एक कंटेनर में बंद कर दिया और यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई, हीट दे रहे हैं। पर भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट ही दे रहे हैं, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो हीट लेता है और हीट लेके रिएक्शन किस डायरेक्शन में चला जाता है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा, अरे भाई आगे ना चला जाएगा, हीट लेगा प्रोडक्ट बना देगा, मतलब रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हेल्प होती है वो एंडो की होती है। किसकी होती है, एंडो की होती है। किसकी होती है भाई, एंडोथर्मी की हेल्प होती है। आप यहाँ में सोचो, अगर हम बात करें यहाँ में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई। अब याद रखना कि टेम्परेचर किसको फेवर करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी रिएक्शन को फेवर मिलती है, किसकी हेल्प मिलती है। तो आपका आंसर आना चाहिए एंडोथर्मिक। किसकी, एंडोथर्मिक, क्योंकि वो टेम्परेचर लेता है और रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आप उल्टा सोचना भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से, एक बात तो तुमने याद करा कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक की हेल्प मिलती है। अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। आप उल्टा सोचो भाई, यहां से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो आप भी इधर देखना भाई, इस डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अरे भाई अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, पी हीट को लेगा और किस डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसकी हेल्प मिलती है, तो आपका आंसर इज एंडोथर्मिक। और ये एंडोथर्मिक कौन सा रिएक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में है। मतलब रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे भाई देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हीट लेगा और किस डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आंसर इज बैकवर्ड डायरेक्शन में। और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, उतना नहीं समझ में आया, उतना समझ में नहीं आया क्या। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक की हेल्प मिलती है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, इसको ले लेगा और रिएक्शन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक की हेल्प मिलती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन है एंडोथर्मिक, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। किस में कम हो जाती है? रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? एक्सोथर्मिक। बस वही इंपॉर्टेंट है। आपका मन करे तो इसको लिखो, नहीं तो छोड़ सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, और ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंजेज आता है। और याद रखिएगा, और यहाँ में ये जो होता है K1 K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और यहाँ में K1 K2 रेट कांस्टेंट है। और आप देखना भाई कि जब हम केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाएंगे ना, अभी क्या हो रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है, वो चाहे वो रिएक्शन एक्सो हो चाहे रिएक्शन एंडो हो। समझ पा रहे हैं ना भाई? लेकिन यहाँ में देखो, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है। लेकिन जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, रिएक्शन एंडो क्यों ना हो, एक्सो क्यों ना हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है। समझ पा रहे हैं ना? तो वहां में जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे आपको बताया जाएगा। ठीक है, कॉपी हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ में देख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने से के कम होता है, और टेम्परेचर को अगर कम करेंगे तो के बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो बताइए एक बार, टेम्परेचर बढ़ाने से किसकी हेल्प होती है? तो आंसर इज एंडोथर्मिक की। ठीक है, याद रखना, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। आप एक एग्जांपल्स के आप देखो भाई, मान लो ये कंटेनर है, आपको मैं एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ में H2O लिक्विड है। समझ पा रहे हैं ना भाई? और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो बताओ ये क्या होगा कि जो H2O लिक्विड है ना, H2O लिक्विड है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, और वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलने लगेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं, और रिएक्शन कैसा है बताओ, एक्सो या एंडो? आंसर इज एंडोथर्मिक है। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर इज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉपी हो गया क्या ये? तो यही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रिएक्शन एंडोथर्मिक की होती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा आप बताइए, अगर मैं मान लो ऐसे लिख रहा हूँ, टी बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है, तो रिएक्शन कौन सा होगा? जब दोनों बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ रहा है तो रिएक्शन एंडो। अगर एक बढ़ा रहे हैं दूसरा कम हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगा? एक्सो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके पास है। देखिए, दो क्वेश्चन आपको लिखा गया है, और आपको बताना ठीक करना है कि रिएक्शन कौन सा होगा। ठीक है, एक्सो, तो फर्स्ट वाला आंसर एक्सो होगा क्या? तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप देखो यहाँ से यहाँ में बताइए, टेम्परेचर तो बढ़ रही है ना, और भाई यहाँ से 25 था, ये 50 हो गया, तो टेम्परेचर तो क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है, तो रिएक्शन कैसी होती है?
एक्सोथर्मिक में ऐसा होता है, तो आप बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें कैसा एंडो कैसे पता चला? हाँ एंडो होगा, श्योर है कि एंडो होगा कि एक्सो होगा? लॉजिक बताइए आपने कैसे सॉल्व करा? ग्राफ ऐसे दिया है log KC वर्सेस 1/t ना, तो कैसे आपने एंडो बताया एक्सो बताया? कुछ तो फॉर्मूला कैसे क्या log KC टेम्परेचर में हाँ इनवर्सली है। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि आप ध्यान दो, जैसे यहाँ से यहाँ में जा रहे हैं, बताइए है ना, यहाँ से यहाँ में जाने से क्या हो रहा है? 1/t की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? यहाँ से यहाँ में जाने से ये 1/t में तो ग्राफ दिया है ना, 1/t में, तो यहाँ से यहाँ में जा रहे हैं तो 1/t की वैल्यू क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। पर भाई बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तुम लोग भी क्या ही बता रहे हैं। अगर यहाँ जा रहे हैं तो ये तो 1/t है, यहाँ में 1/t की वैल्यू लगातार यहाँ से यहाँ में क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, 1/t का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब मुझे बताइए, अगर हम इधर जा रहे हैं तो 1/t की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। और 1/t का वैल्यू बढ़ रहा है तो t का वैल्यू क्या हो रहा है? कम। अरे भाई 1/t बढ़ेगा तो t को कम होना पड़ेगा ना। t जितना छोटा होगा उसका रेशियो उतना ही ज्यादा होता है। नहीं समझे आप लोग? समझे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा x/a को मैक्सिमम होना है तो बताओ a को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम, है कि नहीं? तभी दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, ठीक है। आइए ध्यान दो, तो बताओ यहाँ से यहाँ में 1/t तो बढ़ रही है तो t क्या हो रही है? कम। अरे भाई ग्राफ तो डिक्रीजिंग है, तो बताओ यहाँ से KC भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। KC भी क्या हो रहा है? कम। ये कम हो रहा है तो ये कम हो रहा है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम हो रहा है तो कम हो रहा है, तो रिएक्शन कैसी होती है? एंड होता है। नहीं समझ में आया? अरे भाई KC कम हो रहा है, log KC भी कम ही हो रहा है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडो, और एक का क्या हो गया है? एक्स। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। अगर डाउट है तो बोलिए, एक बार मैं और बता दूंगा, ठीक है? नहीं है ना? चलिए अब आपको आपने क्या देखा कि बताइए KC और KP सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो नोट डाल के लिखिए, के बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में KC KP सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो लिखिए K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, K depends on temperature for a given chemical reaction, for a given chemical reaction। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन है तो जो K होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, ठीक है। बट डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो देखिए भाई, के किस बात पे डिपेंड नहीं करता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। प्रेशर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। वॉल्यूम को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। कैटालिस्ट को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। और अगर आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं तभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब के तो किस बात पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है? तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर। कैसा होगा? टेम्परेचर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपका दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा, वैसे आ नहीं रहा है, मैं खुद ही क्रिएट करके बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लो ये A से B लिखा है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बताइए? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आप लिखते हैं K को, तो लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये भी कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम पे, और ये भी कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम पे। तो आपका दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि बताइए अगर हम B को चेंज करें तो बताओ K चेंज होगा कि नहीं होगा? ऐसा आपको लग रहा है कि अगर B को चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, या इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा? ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने तो लिखा है ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को चेंज करने से वो चेंज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर भाई मान लो अगर हम B का कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं
अगर हम बी का कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो मान लो इसकी वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, तो आप एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, आप लोग नाम सुना ही होगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर हम मान लो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ना, अगर बी का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। कौन सा डायरेक्शन में चला जाता है? बैकवर्ड। आगे आपको आएगा, लेकिन इतना 11 में तो नाम सुना होगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप बी का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे ना तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा? बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाएगा तो ए का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो ये भी बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है, तो दोनों का रेशियो क्या ही आता है? कांस्टेंट आ जाता है। इसलिए केसी की वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को चेंज करने से चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये कम होगा, ये बढ़ जाएगा, रेशियो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि केसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज कर देते हैं तो केसी चेंज या केपी चेंज नहीं होता। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या कॉपी कर लीजिए। आइए आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। ठीक है, ये रिएक्शन कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो चुका है, ये रिएक्शन कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम A प्लस 2B है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, देन कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम, concentration of B double, then concentration of A become। देखिए क्या बोला गया है कि ये रिएक्शन है और इसमें क्या था कि B का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया है। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। तो A के कंसंट्रेशन में क्या चेंजेज आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले देखो, मान लो भाई अगर हमारा इनिशियल की बात करेंगे, इनिशियल और फाइनल कुछ रहा होगा। मान लीजिए एक इनिशियल ए का कंसंट्रेशन ए है और बी का कंसंट्रेशन बी ही है, समझ पा रहे हैं ना भाई। इनिशियल तो ऐसा रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी का कंसंट्रेशन को डबल किया गया, तो अब बी क्या हो जाएगा? फाइनल में तो क्या हो जाएगा बताओ? 2B हो जाएगा। अब ए का कंसंट्रेशन क्या होगा? वही तो निकालना है भाई। तो मान लो ए का कंसंट्रेशन हो गया ए डैश, तो ए ही डैश तो निकालना है आपको, है कि नहीं? अरे भाई बोलो, यही तो निकालना है, मतलब ए डैश इसका नाम हो गया। आपको ए डैश से निकालना है कि ए का कंसंट्रेशन में कितना चेंजेस आया, उसको आपको बताना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब मुझे बताइए कि अगर मान लो कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है क्या? कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है ना। मतलब यहाँ में जो केसी की वैल्यू होगी और यहाँ में जो केसी की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। और भाई केसी तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो बताइए अगर यहाँ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? तो केसी कैसे लिखते हैं? बी का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। लेकिन अब यहाँ में भी क्या होगा? बी का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, लेकिन अब वो बी क्या बन चुका है? 2B। तो यहाँ में लिखेंगे क्या? 2B कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में ए है, लेकिन अब वो क्या बन चुका है? ए डैश। नहीं समझ में आया भाई? मैंने यही बोला ना कि यहाँ में देखो केसी जो लिखना है, केसी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, यही तो होता है। अब पहले इनका कंसंट्रेशन ए भी था, लेकिन अब आपने बी का कंसंट्रेशन को 2B कर दिया है और ए का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। तो मान लो ए का कंसंट्रेशन हो गया ए डैश और बी का कंसंट्रेशन हो गया 2B, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज करने से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज करने से केसी चेंज नहीं होता, अभी तो लिखा ही गया था। तो बताओ इस केस में इनिशियल जो केसी का वैल्यू होगा और फाइनल जो केसी का वैल्यू होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। समझ पा रहे हैं ना? टेम्परेचर चेंज करते तब वो चेंज हो जाता, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब बताइए यहाँ से ए डैश की वैल्यू बता दीजिए, तो यहाँ में क्या हो जाएगा? देखिए बी का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ए का कंसंट्रेशन, और यहाँ में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर अपॉन यहाँ में क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। अब देखो क्या बी का स्क्वायर से बी का स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 1/a इज इक्वल टू 4/a डैश। तो बताओ यहाँ से a डैश क्या होगा? 4 टाइम्स है। तो बताओ हमारा जो a का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं समझ? अभी रुक जाओ, अभी कभी नहीं करना। एक पहला मेथड है बहुत लेंथी था, मेथड 2 बहुत ही आसान है। इधर देखिए भाई, ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना? किसी को डाउट नहीं है आपका? अब आप लोग का कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए भाई, आप लोग नीचे देख रहे हैं। अब यहाँ में देखिए अगर हम बात करें के,
अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो बताओ क्या लिखा जाएगा, बी का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ए का कंसंट्रेशन, यही होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताओ क्या के जो होता है, क्या जो के का वैल्यू होता है वो क्या कंसंट्रेशन को चेंज करने से के चेंज होता है क्या? आपका आंसर इज नहीं चेंज होता है। समझ पा रहे हैं ना। अब देखो तुमने बी को क्या कर दिया था 2b, तो ऊपर में कितना टाइम्स आ जाएगा 4 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा। सोचिए b का जगह में 2b जब लिखेंगे तो 2b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर आएगा कि नहीं। लेकिन अगर बताओ तुमने ऐसा करा तो a को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि k तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो a को कितना टाइम्स होना चाहिए, ऊपर में 4 आ रहा है तो नीचे में भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ताकि 4 से 4 कट जाए। तो a का कंसंट्रेशन कितना टाइम्स होना चाहिए 4 टाइम्स। अरे भाई वही मैं बता रहा था, देखो कंसंट्रेशन ये अगर डबल कर दिया ना तो a को भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा, ताकि दोनों का कंसंट्रेशन का रेशियो सेम होना चाहिए। क्योंकि केसी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ध्यान दीजिए। अब आपने क्या करा था, ये ऐसा हो गया ना, अब आपने चेंज कर दिया। अब देखो बी का कंसंट्रेशन को कर दिया 2b का स्क्वायर। अब देखो a को क्या रखा जाए, मान लो a डैश हो गया, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये हो गया 4b स्क्वायर अपॉन a हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहले b स्क्वायर बाई a था ना भाई, अब मान लो ये a डैश है, b स्क्वायर बाई a, और दो k तो चेंज नहीं होना चाहिए, ये और ये तो सेम होना चाहिए। और तभी सेम होगा जब यहाँ में नीचे क्या लिख दिया जाए 4 से 4 कटेगा b बाई a। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो a का कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा 4 टाइम्स। समझ पा रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको जो भी मेथड हो आंसर लिखना है कि अगर बी का कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो ए का कंसंट्रेशन कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, आप वहां से भी डायरेक्टली कर सकते थे, क्योंकि के तो कंसंट्रेशन को चेंज करने से तो चेंज नहीं होता है। तो अगर ये ऊपर में 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो नीचे में भी 4 टाइम्स होना चाहिए, ताकि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, मुझे लग रहा है कि ये कॉपी हो चुका होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, if partial pressure of C is double, if partial pressure of C is double, if partial pressure of C is double, then partial pressure of B is, क्या समझ पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा अब देखिए ये तो सॉलिड है ना भाई, तो इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ तो गैस से लिखते हैं, केपी और केसी तो गैस के लिए होता है कि नहीं, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास कितना ही मान लेते हैं 1। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आप शुरुआत करना, मान लो ये कुछ इनिशियल रहा होगा, अब पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, इनिशियल और कुछ फाइनल। तो मान लो बी का इनिशियल जो प्रेशर रहा होगा पार्शियल प्रेशर वो बी होगा, और सी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ किसका पार्शियल प्रेशर को चेंज किया गया है, सी का पार्शियल प्रेशर को क्या कर दिया गया डबल, पहले पीसी था तो अब क्या हो जाएगा 2 टाइम्स पीसी। तो बी का पार्शियल प्रेशर में क्या चेंज आएगा, मान लो पीवी डैश, है कि नहीं। लेकिन बताओ ये पार्शियल प्रेशर को चेंज करने से केपी चेंज होता है क्या, केपी या केसी चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता। केपी और केसी चेंज सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब क्या चेंज किया जाए, टेम्परेचर चेंज किया जाए। लेकिन आप प्रेशर चेंज करो, कंसंट्रेशन चेंज करो, शुरुआत में जो केपी रहेगा बाद में भी केपी रहेगा, दोनों बराबर ही होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके लिए जो केपी होगा और इसके लिए केपी होगा दोनों बराबर होगा। और केपी कैसे लिखते हैं बताओ, अगर मान लो ऐसा लिखा है केपी तो कैसे लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्यूब, ऐसे ही तो लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट। तो बताओ इसका पार्शियल प्रेशर सी था और इसका पार्शियल प्रेशर बी है, तो क्या लिखा जाएगा बताओ, केपी दोनों का बराबर है तो क्या लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्यूब, ऐसा लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ में देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या बन चुका है 2 टाइम्स पीसी, और बी क्या बन चुका है पीवी डैश, तो क्या लिखा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डैश इनटू बी डैश का स्क्वायर होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताओ 2 टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्यूब। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्यूब, पार्शियल प्रेशर ऑफ पीबी डैश का स्क्वायर
इनटू देखो ये क्या होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्यूब, ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा ना, तो आप देखिए क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डैश का स्क्वायर इंटू 8, तो इसको इधर करेंगे तो बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का डैश, बी डैश है ना, बी डैश का स्क्वायर, स्क्वायर जब इधर जाता है तो किस में जाता है स्क्वायर रूट में जाता है, तो आप बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ पी बी डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर बाई 8 है ना, स्क्वायर से तो पी बी बाहर निकल जाएगा कि नहीं, और 8 को क्या लिखा जा सकता है बताइए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 से 1 बाहर हो जाएगा, तो पीवी अपॉन 2√2, तो जो न्यू पार्शियल प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा कितना टाइम्स 1/2√2 टाइम्स, समझ पा रहे हैं, आया है समझ में। देखिए दोनों में केपी बराबर कर दिया है, यहाँ में जो केपी है वो फाइनल वाला केपी है और यहाँ में इनिशियल वाला केपी, क्योंकि केपी कंसंट्रेशन प्रेशर चेंज करने से चेंज नहीं होता है। कॉपी हो गया, तो अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, कॉपी कर लीजिए भाई। तो जो न्यू प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा ओरिजिनल प्रेशर का कितना टाइम्स 1/2√2 टाइम्स ना, या इसका 2√2 से डिवाइड कर दीजिए, सेम बात है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या पढ़ेंगे भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए यहां तक किसी को डाउट नहीं है, आगे बात करते हैं और पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होगा थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या। तो मान लीजिए आपका कोई भी एक रिएक्शन लिखा गया है भाई, कोई भी एक रिएक्शन है और मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसके 100 मोल है और इसके कितने मोल होते थे 0 मोल होते थे, ठीक है समझ पा रहे हैं ना, इसके 100 मोल है और इसके 0 मोल है, और इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए इसमें से कुछ खत्म हुआ, कितना डिसोसिएट हो गया भाई x, मान लीजिए कितना खत्म हो गया x, तो ये कितना बन जाएगा x, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या नहीं, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए भाई, अगर मान लो यहां से कितना खत्म हो गया 40, जितना भाई शुरू जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है रिएक्टेंट तो कम हो जाता है ना, तो मान लीजिए ये जो शुरुआत में इसका इनिशियल मोल कितना था 100, इसका प्रोडक्ट का 0 होगा, जैसे जैसे टाइम आया मतलब इक्विलिब्रियम वाला टाइम आया उस समय उसमें से 40 मोल खत्म हो गया। अरे भाई जितना मोल खत्म होगा उतना ही मोल तो प्रोडक्ट बनाएगा, है कि नहीं, तो समझ पा रहे हैं ना, कितना मोल खत्म हुआ 40 मोल खत्म, मतलब जितना रिएक्टेंट खत्म हुआ उतना ही प्रोडक्ट बनाया, तो कितना खत्म हुआ, अगर मैं बोलूंगा कितना खत्म हुआ कितना डिसोसिएट हुआ तो आपका आंसर होगा कितना डिसोसिएट हुआ, अगर मैं बोलूंगा कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ तो आपका आंसर होगा 40% डिसोसिएट हो गया, 40% खत्म हो गया है, समझ पा रहे हैं ना भाई। लेकिन फ्रैक्शन में कितना खत्म हुआ, फ्रैक्शन में कितना खत्म हुआ 40/100, अरे भाई 40 खत्म हुआ और शुरुआत में कितना था 100, तो अगर हम बात करें भाई 40/100 यही हमारा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे भाई कितना डिसोसिएट हुआ और कितना एक्चुअल डिसोसिएट हो सकता था, समझ पा रहे हैं ना भाई, तो वही हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका नाम क्या है अल्फा। अल्फा क्या होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन, समझ पा रहे हैं क्या, और कितना अगर मैं बात करूंगा भाई ध्यान दीजिएगा तो 0.4% 0.4 होगा, T इज इक्वल टू 0 पे इसके A मोल थे, कितने मोल थे A, तो इसके कितने होंगे 0। एट इक्विलिब्रियम पे बताइए इक्विलिब्रियम में कितना खत्म हुआ X खत्म हुआ, कितना हुआ X खत्म हुआ, तो ये कितना बनेगा X। भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हम लोग प्रोडक्ट के लिए निकाल सकते हैं क्या, नहीं, अरे भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा किसके लिए निकालते हैं रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट ही डिसोसिएट होता है और प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है भाई, है कि नहीं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है तो किसके लिए निकालना है, आंसर इज रिएक्टेंट के लिए निकालना है, क्योंकि रिएक्टेंट डिसोसिएट होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो जब भी आपको डिग्री ऑफ डीओडी निकालना है तो किसके लिए रिएक्टेंट के लिए। तो आप मुझे बताइए यहां से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा बताइए वो कितना हो जाएगा x, कितना होगा भाई x, कितना डिसोसिएट हुआ x,
कितना हो सकता था या कितना लिया था आपने ए, अरे भाई ए लिया था ना, तो x बाई ए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा परसेंटेज अल्फा बताइए, तो क्या बोलेंगे, जो आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 100 से, तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो अगर ऐसा है तो पहले ये लिखना आना चाहिए। देखिए ये क्यों पढ़ना जरूरी है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये पढ़ना क्यों जरूरी है। दो प्रकार के क्वेश्चन केपी और केसी में फ्रेम हो सकते हैं। अभी तक हम लोग जो कर रहा था वो डायरेक्ट था, लेकिन अभी क्या होगा कि कभी अल्फा दिया जाएगा, इसको यूज करके आपको केपी केसी कैसे पहुंचना है वो बताया जाएगा। तो जल्दी जल्दी कॉपी करना है तो कर सकते हैं, ये कॉपी कर लीजिए ये वाला साइड। एक्स क्या है, एक्स क्या है, कितना डिसोसिएट हो रहा है ना, ठीक। क्या अल्फा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं आया था? आया था ना, के ए भी आया था ना, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अल्फा क्या था, कोई बताएगा क्या? अल्फा का मोलर लिमिटिंग मोलर में कुछ रिलेशन था, अल्फा निकालते थे, क्या था? टेंशन में आ जाते हैं आप लोग। ऐसा था क्या, मोलर कंडक्टेंस अपॉन मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, वही अल्फा था। चलिए ठीक है, तो यहां तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कोई भी रिएक्शन ऐसे लिखा है और उसमें आपको निकालना है, जैसे मान लो लिखा है 2 कितना भाई 2a, और मान लो ये 3b प्लस 4c, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी रिएक्शन लिखा है और लिखा है टाइम t इज इक्वल टू 0, इसके a मोल है, कितने मोल है, a मोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए, तो प्रोडक्ट का कितना होता है 0 0, कितना हो जाता है 0 0, इसके a मोल है और इसका कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ए में से कुछ खत्म होगा ना। अब कितना खत्म होगा, देखो कैसे लिखते हैं, इसके कोफिशिएंट कितने हैं भाई 2, तो 2x खत्म होगा, समझ पा रहे हैं ना। ए में से कितना खत्म होगा 2x, अब इसके कोफिशिएंट कितना है 3, तो कितना बनेगा 3x, और इसके कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये कितना बन जाएगा 4x, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अल्फा कैसे होगा, कितना मोल डिसोसिएट हुआ है 2x, और कितना मोल था a, तो ये हमारा क्या हो गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या हो चुका है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मान लो भाई यहां में लिखा है 5a प्लस 2b गिव्स 4c प्लस d, ऐसा लिखा है। मान लो बोलेगा टाइम t इज इक्वल टू 0, इसके a मोल थे, इसके b मोल थे, तो इसके 0 0 होगा। अरे भाई शुरुआत में रिएक्टेंट ही ना केवल होता है, धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट तो 0 होता है टाइम t इक्वल टू 0 पे। मान लो इक्विलिब्रियम वाला टाइम आया, तो बताओ a में से कितना खत्म होगा, बोलो भाई कितना खत्म होगा 5x, b में से कितना खत्म होगा 2x, अब बताओ प्रोडक्ट कितना बन जाएगा 4x, और यहां में कितना बन जाएगा x। तो बताओ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, a का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, a में कितना डिसोसिएट हो रहा है 5x, कितना लिया गया था a, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर b, b का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 2x अपॉन b, ये लिखना आना चाहिए। कॉपी हो चुका है, ये लिखना आ गया ना भाई, डाउट तो नहीं है, मतलब शुरुआत में जो मोल दिया जाएगा तो लिख लेना, और कितना खत्म होगा, क्योंकि रिएक्टेंट है तो खत्म होता है, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। जो कोफिशिएंट होगा उतना टाइम सेक्स खत्म हो जाएगा, है ना, और प्रोडक्ट में जो कोफिशिएंट है उतना टाइम सेक्स बन जाता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा किसके लिए लिखा जाता है, आंसर इज रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, कॉपी हो चुका है। अच्छा ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम लोग का एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पढ़ा क्यों जा रहा है, तो उसका आंसर होगा कि जब हम लोग मान लो ये रिएक्शन था ए से बी, ठीक है, और हम वो केसी लिखना है, तो केसी लिखने के लिए केसी कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और ये जो कंसंट्रेशन था वो क्या था, इक्विलिब्रियम का था। तो अभी तक हम लोगों को क्या था भाई, शुरुआत में अगर A और B का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का पता हो जाए तो यहां में पुट करेंगे तो डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, केसी, क्या निकाल सकते हैं, केसी। क्या हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन करा कि नहीं करा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट था या मोल प्रेजेंट था, तो वॉल्यूम से डिवाइड करके उनका कंसंट्रेशन लिख दिया गया था। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर A और B का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है और केसी निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला में डालिए, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा
कि ए और बी, ध्यान दीजिएगा, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ए का मोल मान लो 12 है, इसका 0 है, तो क्या बताओ ये वैल्यू डालने से कैसे निकलेगा? क्या नहीं, ये इनिशियल कंडीशन है कि इनिशियली ए के 12 मोल थे, तो क्या इसको डालने से कैसे निकलेगा? क्या नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर इनिशियल में 12 मोल था तो इसके इक्विलिब्रियम पे कितने मोल होंगे, समझ पा रहे हैं ना? तो उसका इक्विलिब्रियम का मोल निकालने के लिए हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ने की जरूरत है, समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 12 में से कितना खत्म होगा? x, और यहां से क्या बनेगा? x। तो हम सोचते काश x की वैल्यू मिल जाती है कि नहीं, अगर x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती तो यहाँ में डाल देते, तो ये मोल किसके निकल जाते? इक्विलिब्रियम के मोल निकल जाते, तब इस वैल्यू को यहाँ में डाल देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब इसमें दो स्टेप हो गया, आपको इनिशियल दिया जाएगा, इनिशियल से आपको इक्विलिब्रियम के मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और इक्विलिब्रियम के मोल फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो ये x को निकालने के लिए आपको बोलेगा कि इस रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा 0.2 है, मान लो ऐसा दे देगा। तो अब बताओ यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना निकलेगा? अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी? x/12, और यही x/12 की वैल्यू को हम 0.2 से कंपेयर करते तो x निकल जाता। क्या निकल जाता? अब इस x को यहाँ में डाल देते तो इसके इक्विलिब्रियम पे इसके मोल निकल जाते कि नहीं, और ये वैल्यू यहाँ पे डाल देते तो क्या निकल जाता? Kc। क्या निकल जाता? Kc। अब यहाँ में क्या होगा कि आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो इसके इनिशियल मोल देगा। क्या देगा? इनिशियल मोल देगा। आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है लेकिन वहां में लिखा था एट इक्विलिब्रियम ए और बी के इतने मोल प्रेजेंट है, समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन अब लिखा जाएगा इनिशियली ए के इतने मोल है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है, बताइए केसी क्या होगा या परसेंटेज अल्फा क्या होगा, ऐसे आपको कैलकुलेट करना होगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? इसलिए हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना जरूरी है, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? चलिए क्वेश्चन से समझ में और आता है। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करिए। हो गया क्या? तो लिखिए इफ इनिशियल मोल ऑफ ए is 12, if initial mole of A is 12, and at equilibrium 6 mole are dissociated, find alpha comma परसेंटेज अल्फा, मतलब परसेंटेज अल्फा है ना, और टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको लिख के केवल ध्यान देना है, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला है बताइए, ए का इनिशियल मोल कितना है? टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे बताइए ए के इनिशियल मोल कितना था? 12, और इनके कितने होंगे भाई? 0। और आपको बताइए क्या ये डायरेक्टली वैल्यू, आपको क्या करना है? इक्विलिब्रियम के मोल निकालने हैं। तो इक्विलिब्रियम पे जो मोल होगा वो क्या होगा? 12 में से कितना डिसोसिएट होगा? आंसर 2x डिसोसिएट होगा। और ये बताओ 3x, और इसको क्या लिखेंगे? x होगा कि नहीं होगा? तो ये जो मोल है वो कहाँ का मोल है? तो आंसर इज इक्विलिब्रियम का मोल है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बोला है कि एट इक्विलिब्रियम कितने मोल डिसोसिएट हो गए? 6। और बताओ एट इक्विलिब्रियम पे कितना मोल डिसोसिएट हुआ है? 2x। और भाई समझ पा रहे हैं कि आपको x निकालना है ना, वो x निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तभी आपको x निकलेगा। बोला है कि इक्विलिब्रियम पे 6 मोल डिसोसिएट हुआ, और यहां से पता चला कि इक्विलिब्रियम पे कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं? 2x। तो आप मुझे बताओ, अरे भाई आप मुझे बताइए 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 आ गई है ना, 3। अब बताओ यहां से अल्फा कैसे निकलेंगे? कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है? 2x। कितना मोल था? 12 है कि नहीं? तो यहां में x की वैल्यू को क्या डालेंगे? 3। तो क्या हो जाएगा? 6/12। आंसर क्या हो जाएगा? 0.5।
होगा कि नहीं, हाफ का मतलब 0.5, परसेंटेज अल्फा होगा तो बताओ कितना परसेंट, 50%। क्या निकालना था, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या था, 12 माइनस 2x प्लस 3x प्लस x था कि नहीं था। अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा, 12, ये 4x हो जाएगा तो 12 प्लस 2x हो जाएगा कि नहीं, और x की वैल्यू क्या डाल देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 80। अभी एक आसान क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टाइम के साथ में क्वेश्चन को पूरा हम लोग हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। हाई लेवल कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस करना है बस वही, लेकिन अभी पूरा बेसिक करना है। कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए, ये इक्वेशन 3a गिव्स 2b प्लस 4c इफ, लिखेंगे इफ इनिशियल मोल ऑफ a इज 15, if initial mole of A is 15 and at equilibrium it is 60% dissociated. Find dissociated mole, find dissociated mole and total mole at equilibrium, dissociated mole and total mole at equilibrium। ठीक है, आप कॉपी पेन को नीचे रखिए और ध्यान से देखिए, जितना भी क्वेश्चन कराएंगे मैं कराऊंगा, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉड्यूल से दिया जाएगा क्वेश्चन। अब ध्यान देना, यहाँ में लिखा गया है, ठीक है, ऐसा है। तो आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसमें आपको डिसोसिएटेड मोल निकालना है और टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम निकालना है, और आपको क्या दिया गया है, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, तो आपका आंसर इज 60% ना। बताओ इसके टाइम t इज इक्वल टू 0, इसके इनिशियल मोल कितना था, 15, 15 था, तो इसके कितने हो जाएंगे 0। और बताओ इक्विलिब्रियम पे ये 15 में से बताओ कितना डिसोसिएट होगा, 3x, ये बताओ क्या बनेगा 2x, और ये क्या बन जाएगा 4x, हो जाएगा कि नहीं। और आप मुझे बताइए यहाँ में जो अल्फा दिया है, अल्फा मतलब कितना परसेंट डिसोसिएटेड परसेंट दिया है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है इट इज 60% डिसोसिएटेड, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज ऑफ अल्फा 60% है भाई, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6। अरे भाई 60% का मतलब 60/100 वही ना होता है, तो 60/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर अल्फा है 0.6 तो परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा 60%। अरे भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, आपको क्या निकालना है सबसे पहले, अरे भाई कैसे भी करके मुझे एक्स निकालना है। क्या निकालना है बोलिए, एक्स। क्या निकालना है, एक्स। और एक्स किसके मदद से निकलेगा, अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वजह से। अब मुझे बताओ भाई यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, अल्फा क्या होता है, डिसोसिएटेड अपॉन 15 होगा कि नहीं होगा। और इस अल्फा की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 0.6 और 3 5 जा 15, x/5 होगा कि नहीं होगा, और 6 5 जा 30। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ना 3। अब x निकल गया तो सारा क्वेश्चन निकल सकता है। तो पहला क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, डिसोसिएटेड मोल। क्या निकालना था, डिसोसिएटेड मोल। अरे भाई कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, आंखों से देखिए कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है 3x, और x की वैल्यू कितनी आई है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 मोल डिसोसिएट हो रहा है। 15 मोल था, 9 मोल खत्म हो गया, कहां पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना था, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। बताइए क्या था, 15 माइनस 3x प्लस 2x प्लस 4x। भाई इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल तो यही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सब, ठीक है। तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा, ये 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, और x की वैल्यू को क्या डालना है 3, तो क्या हो जाएगा भाई 15 प्लस 9 24। तो आंसर हो गया। चलिए भाई कॉपी हो चुका है।
ये क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए इसका लैंग्वेज लिखिए। इफ इनिशियल मोल ऑफ N2O4 if initial mole of N2O4 is 1 at equilibrium, if initial mole of N2O4 is 1 at equilibrium, mole fraction of NO2 is 0.5. Find alpha. Repeat कर रहा हूं। If initial mole of N2O4 is 1 at equilibrium, mole fraction of NO2 is 0.5. Find alpha. क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। आप बताइए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके कितने मोल है? 1। इसके मोल कितना होगा? 0। अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने हो जाएंगे? 1 में से कितना खत्म होगा? x। अरे भाई कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स एक्स, तो ये कितना बन जाएगा बताइए? 2x। और क्या बोला है कि एट इक्विलिब्रियम पे किसके मोल फ्रैक्शन 0.5 है? और भाई बताओ एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 की वैल्यू कितनी है? 0.5। अरे भाई हम लोग क्या सोचेंगे? काश किसकी वैल्यू निकल जाए? x की। किसकी वैल्यू निकल जाए? x। क्योंकि बताइए अल्फा क्या हो जाएगा? x/1। अरे भाई अल्फा क्या हो जाएगा? x/1। तो x निकल जाएगा तो आंसर तो निकल ही गया। उस x को निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक गिवन होगा। यहाँ में मोल फ्रैक्शन गिवन है। मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.5। अच्छा बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? NO2 का इसका मोल तो पता है ना भाई इक्विलिब्रियम पे। तो टोटल मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अरे भाई मोल फ्रैक्शन तो वही होता है। अच्छा बताओ टोटल मोल कितना है? 1 - x + 2x। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 + x। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है? 1 + x है कि नहीं है? तो बताओ इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल कितना है? 1 + x और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5। हम 0.5 नहीं लिखेंगे, हम 1/2 लिखेंगे, चलेगा क्या? और भाई 0.5 में कैलकुलेशन दिक्कत हो सकता है, हाफ लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से तो क्या हो जाएगा? 4x = 1 + x और x को इधर लाएंगे। 4x - x = 1, 3x = 1। x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1/3। x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1/3। 1/3 मतलब 0.33। समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए आपको निकालना है अल्फा। तो अल्फा क्या होगा? x/1 तो क्या हो जाएगा? 0.33। ठीक है रिएक्शन लिख लीजिएगा। तो लिखिए 20 मोल ऑफ NH3 20 mole of NH3 are present in 20 mole of NH3 are present in 5-liter container. 20 mole of NH3 are present in 5-liter container and at equilibrium 50% dissociated. At equilibrium 50% dissociated. Find Kc. Find क्या करना है? Kc करना है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं ही सॉल्व करूंगा, आप लोग केवल बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बताइए टाइम t = 0 पे इसके कितने मोल थे? 20। इसके कितने हो जाएंगे बोलिए? 0 0। अच्छा इक्विलिब्रियम पे बताइए क्या होगा? इसमें से कितना मोल डिसोसिएट होगा? 2x। और ये कितना मोल बनेगा? x। और ये कितना लिखेंगे? 3x। क्या आप समझ पा रहे हैं ना यहाँ तक? अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना इक्विलिब्रियम पे कितना मोल कितना डिसोसिएट हो रहा है? 50%। मतलब परसेंटेज अल्फा कितना है? 50%। लेकिन अल्फा क्या होगा?
0.5। अरे भाई अल्फा तो यही हो जाएगा ना, अल्फा क्या हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज अल्फा किया है, कितना दिया है 50%। भाई जो अल्फा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज अल्फा निकल जाता है कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/100 बोले तो 0.5 है कि नहीं। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब बताओ यहाँ से अल्फा कैसे निकालते हैं, क्या निकालना है पहले ये बताइए, क्या फाइंड आउट करना है केसी, क्या फाइंड आउट करना है केसी। अच्छा बताइए जब भी हम केसी की वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 2 डिवाइड बाई पावर 3 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। लेकिन ये जो सारा कंसंट्रेशन होगा क्या ये वैल्यू पुट करेंगे क्या, नहीं। अरे भाई कंसंट्रेशन जो पुट करना है वो कहाँ का पुट करना है, इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम पे सबसे पहले मोल पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो 5 लीटर दिया था, है कि नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। तो केसी ऐसे लिखेंगे, और इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम के मोल पता होने चाहिए या इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम कितना दिया है 5 लीटर। तो बताइए अल्फा की वैल्यू तो निकल चुकी है ना। अब बताइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा निकल गया तो यहां से बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 2x बाई क्या, कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है 2x, कितना मोल लिया गया था 20, तो 2x बाई 20, और अल्फा की वैल्यू कितना है 0.5, और यहां से बताओ ये 10 टाइम्स में कट जाएगा ना, तो x बाई 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। अगर x की वैल्यू 5 आ चुकी है तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू, x तो निकल चुका है, तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल भी पता चल जाएंगे। तो 5 डालेंगे तो कितना होगा 10, 10 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ में x डालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 15। तो ये क्या है, तो आपका आंसर इज मोल है। क्या है, इक्विलिब्रियम के मोल है। इनिशियल मोल कुछ अलग था, इक्विलिब्रियम का मोल यही है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन हमको क्या लिखना है, आपका आंसर बताइए क्या लिखना है, केसी। क्या लिखना है बोलिए, केसी। तो केसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का बोलो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ का है, इक्विलिब्रियम का। क्या हमारा मोल इक्विलिब्रियम पे निकल चुका है क्या। अरे N2 का मोल कितना है 5, और उनका कंसंट्रेशन कितना है 5, तो बताओ क्या ये N2 का कंसंट्रेशन हो गया। अरे भाई हो गया ना। बताओ H2 का बोलो, H2 का मोल कितना है 15, और इनके वॉल्यूम कितना है, क्योंकि मोल बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है, और उसकी पावर कितनी है 3। नहीं समझ में आया, समझ में आया है। अब इसका बताओ NH3 के मोल कितने हैं 10, और इनका वॉल्यूम कितना है 5, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या बताओ 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, क्या 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ में क्या बचेगा 3 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, और 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर क्या हो जाएगा केसी की वैल्यू 27/4। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, देखिए ये साइड कॉपी कर लिए क्या आप लोग, ये वैल्यू है ना, क्या मतलब x की वैल्यू आपने निकाल लिया 5 आ रहा था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम मान लो हमको ये जो केसी का एक्सप्रेशन आया है, और केसी ये क्या है कंसंट्रेशन है कि नहीं है, मान लो इसका यूनिट निकालना है, मान लो ये 27/4 है, वो क्या है मतलब किसमें उसका यूनिट आएगा उसको निकालना है, तो आप ध्यान देना। अच्छा बताइए ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, मोलर लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी होगा कि नहीं। तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा, ये देखो केसी की वैल्यू क्या ही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2, तो उसका यूनिट हो जाएगा m, और यहाँ में क्या हो जाएगा बोलो m क्यू, और यहाँ से नीचे में क्या होगा m स्क्वायर। तो बताओ ओवरऑल क्या बचेगा m की पावर 4 अपॉन m स्क्वायर। तो बताओ केसी का यूनिट क्या हो गया मोलर की पावर -2, हो गया कि नहीं हो गया, पर भाई हो गया ना ऐसा। तो यहाँ में जो यूनिट आएगा वो आएगा मोलर की पावर -2। अभी केसी कंसंट्रेशन है, मैंने गलत लिखा, तुम लोग बताता भी नहीं, ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा मोलर स्क्वायर। कैसे भाई, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोलर। आप थोड़ा सा ध्यान देना, अरे भाई ये सब अब करने की जरूरत नहीं है, आप इस रिएक्शन को देखो और डेल्टा एनजी बता दो, इस रिएक्शन को देखो डेल्टा एनजी बता दो। प्रोडक्ट में गैस के मोल 4, रिएक्टेंट में गैस के मोल, तो 4 - 2 आंसर क्या हो जाएगा 2। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, तो केसी का जो यूनिट होता है क्या होता है मोलर की पावर डेल्टा एनजी, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर मोलर का जगह में कहीं कहीं कभी कभी क्या लिखा जाता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। तो कंसंट्रेशन के टर्म में केसी का यूनिट ऐसे होता है, और केपी की
तो अगर केपी की बात करा जाए, किसकी बात करेंगे, केपी की बात करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, मोलर नहीं होता है, प्रेशर का यूनिट एटीएम, तो एटीएम की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी। तो आप इस रिएक्शन में देखो भाई, इस रिएक्शन में इसका यूनिट निकालना था तो आप क्या कर लीजिए, डायरेक्टली देख लीजिए डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी 2 है, तो मोल की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे केपी और केसी का यूनिट आप निकाल सकते हैं। क्या समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्या छुट्टी कर दिया जाए, चलिए ठीक है। तो ये कॉपी हो गया है, अब इसका ये लिख लीजिएगा, केसी का यूनिट केपी का यूनिट ऐसा होता है।